लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर, जिसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और अब ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कुछ नियमों को भी आपको समझाएंगे। हमारे साथ प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह, रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल हम आगे चलकर लेंगे शो में, उससे पहले कुछ मुद्दों पर हमें बात कर लेनी चाहिए। कीर्तन, लगातार एक्सपर्ट्स की से बातचीत होती रहती है और अखबारों में भी कई तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं जिस तरह से ब्याज दर को लेकर सब जगह चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में देखिए, कमाने का मौका तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। जहां तक फंड्स के जरिए कमाने की बात है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं छोटी अवधि में, अगर आप बढ़ती ब्याज दरों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप आर्बिट्राज फंड में अपने पैसे पार्क कर सकते हैं। हालांकि इसको पैसे पार्क करने के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और लिक्विडिटी जो लिक्विड फंड्स है उनसे आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में कमाने का ये तरीका आर्बिट्राज फंड के जरिए आपको कैसा लगता है? देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एडिशनल पैसा कितने समय के लिए रखना है वर्सेस आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों पोर्टफोलियोज को बहुत अलग रखने चाहिए। तो क्योंकि देखिए, बहुत सारी चैटर्स ये है कि मार्केट शायद और नीचे जा सकता है, तो अभी इक्विटी में आपका जो निवेश है उसे बेच दीजिए, उसे टेम्पररीली या तो लिक्विड फंड्स में या आर्बिट्राज फंड में पार्क कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँ उसके पहले ये डेफिनेटली सलाह देना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को। देखिए, मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल या मैं कहूँगा इम्पॉसिबल है। मैं आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो शायद 9,000 10,000 निफ्टी लेवल से कैश पे खड़े, क्योंकि उनको तब लगा था कि मार्केट्स नीचे चले जाएंगे, ऊपर कैसे जा सकते हैं, और आज तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या अगर कर भी पाए तो काफी ऊपर वाले मार्केट लेवल्स पे ऊपर आए। तो देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा छेड़िए मत, उसकी एसेट एलोकेशन जो है वो मेंटेन करके रखें। अगर आपको नया पैसा लगाना है और टेम्पररीली शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना है, तो देखिए, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का फायदा दोनों को होता है। लिक्विड फंड्स में भी होता है और आर्बिट्राज फंड्स में भी होता है। लिक्विड फंड्स में ऐसे होता है कि लिक्विड फंड्स बहुत छोटी छोटी टेन्योर के लिए सीपीसीडीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब वो फंड्स मैच्योर हो जाते हैं, राइट, और उसे री इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है बढ़ते इंटरेस्ट रेट सिचुएशन में। तो एक जितना छोटा अपना ड्यूरेशन रखेंगे लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, उतना डेट में अच्छा होगा। उसी तरीके से आर्बिट्राज फंड्स में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पे थोड़ा सा एक फायदा ये होता है कि देखिए, कैश और फ्यूचर्स में फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ता है उतना फ्यूचर का प्राइस कैश से बढ़ता है। तो उस मामले में आर्बिट्राज फंड्स को बढ़ते इंटरेस्ट रेट वाले सिचुएशन में फायदा हो सकता है। और आर्बिट्राज फंड का एक दूसरा फायदा यह है कि उस पर इक्विटी टैक्सेशन लगता है। तो अगर आप इक्विटी टैक्सेशन में है, छोटे समय के लिए पैसा पार्क करना है, तो आप डेफिनेटली आर्बिट्राज फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। हर्ष, आर्बिट्राज फंड को अगर आप आसान भाषा में हमें समझा सके, इसका कामकाज कैसे होता है? कविता, आर्बिट्राज फंड एक सिंपल फंडामेंटल पे काम करता है। वो है कि कोई भी ओपन पोजीशन नहीं रखता। क्योंकि इक्विटी रिलेटेड है और इसका दोनों साइड ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए कैश मार्केट में जहां से आपने शेयर्स खरीदे हैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का, वही शेयर्स का आप फ्यूचर मार्केट में उसी समय बेच देते हैं। कोई भी शेयर का भाव मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है कैश मार्केट में और 102 रुपया चल रहा है फ्यूचर्स में, तो आप क्या करते हैं, 100 रुपए में कैश मार्केट में खरीदेंगे और 102 रुपए में आज का आज या फ्यूचर मार्केट में बेच देंगे। और ये मान लीजिए 1 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट है और आपने 2 रुपया कमाया है ये पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आपका इक्विटी रिस्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 महीने बाद मान लीजिए मार्केट गिर गया और ये पर्टिकुलर शेयर प्राइस के शेयर जो 100 रुपए में था वो 90 रुपए में आ गया है, तो आपने जो 100 रुपए में खरीदा था कैश मार्केट में वो 90 रुपए में आपका 1 महीने बाद बिकेगा। लेकिन जो आपने फ्यूचर्स मार्केट में 102 रुपए में खरीदा था, बेचा था, उसमें आपका आप 90 रुपए में उसे स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वेशन है वो आपको न्यूट्रल हो जाता है। मार्केट कुछ भी रहे द डे ऑफ क्लोजिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के दिन में आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने जो 2 रुपए कमाने थे वो आपने साइमल्टेनियसली उसी समय कमा लिए हैं। तो ये है आर्बिट्राज।
अब ये क्यों एक डेट कैटेगरी के लिए भी माना जाता है कि भाई आप डेट फंड के रूप में भी आप इससे पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपका इक्विटी एक्सपोजर का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने ओपन पोजीशन रखी नहीं है। तो ये है आर्बिट्राज फंड, और इसका जो स्प्रेड होता है 100 रुपए का कैश मार्केट, 102 रुपए का आर्बिट्राज फ्यूचर मार्केट में, ये आपने आज ही ब्लॉक कर लिया, 1 महीने के ऊपर है तो रिटर्न कितना आया। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है जिसमें हम समझते हैं कि डेट फंड की तरह ये वैसे सिक्योर्ड है और इसका दोनों साइड लॉक्ड है। अब क्योंकि इक्विटी प्रोडक्ट है, इसमें टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का लगेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर आप बनाते हैं तो उससे 15% है, लॉन्ग टर्म होता है जो 1 साल के बाद आप अगर इसमें रिडीम करते हैं तो आपको 10% लगता है, उसमें भी फर्स्ट 1 लाख टैक्स फ्री है। सो इससे जब आप कंपेयर करते हैं एक डेट फंड को, और डेट फंड क्या है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली उसका एज पर टैक्स स्लैब है जो गेन शॉर्ट टर्म 3 साल के पहले, और इसमें जो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आ रहा है आरबीआई की जो रेट हाइक्स हुए हैं उससे आप देख रहे हैं कि जो मीडियम या शॉर्ट टर्म पेपर भी जिसका एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का हो, उसमें आपको बहुत ही सबड्यूड रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब रिटर्न्स जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू एन फिक्स्ड डिपॉजिट इन सम केसेस। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स जो है उनका रुझान जाता है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज देखो कि वहां पर क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, स्प्रेड ज्यादा मिलने की ऑप्शंस है। तो आप अगर 1 साल के 3 महीने या 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो आर्बिट्राज फंड्स हैव गिवन स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन व्हाट प्योर डेट फंड्स हैव गिवन। तो यही एक प्राइमरी डिफरेंस है दोनों फंड्स में। एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि कीर्तन आप हमें समझाएं, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होल्ड नहीं करते हैं आर्बिट्राज फंड, तो एक आम निवेशक को शायद ब्याज दर और इसमें कनेक्शन में समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होल्ड नहीं करते हैं तो बढ़ती ब्याज दरों का फायदा इन्हें कैसे मिलता है और क्यों छोटी अवधि में कमाई के मौके हैं, ये थोड़ा बारीकी से समझा दीजिए। देखिए आर्बिट्राज फंड जैसे हर्ष ने भी कहा टिपिकली स्प्रेड होता है जो कैश मार्केट में, मान लीजिए आपको रिलायंस का आज स्टॉक 100 रुपए पे मिल रहा है तो रिलायंस का फ्यूचर्स 102 रुपए पे ट्रेड करता है। अब आप 100 रुपए पे कैश मार्केट में खरीदने वाले और 102 रुपए पे फ्यूचर्स में बेचने वाले, तो आपने बाय और सेल दोनों पोजीशन ले लिया तो आप पोजीशन न्यूट्रल है पर आपको 2 रुपए मिल गए यहाँ पर। अब एडवांटेज ये होता है कि ये 2 रुपए कभी कभी 3 रुपए भी हो सकते हैं या कभी कभी 1 रुपया भी हो सकता है। अभी कौन से बेसिस पे ये 2 रुपया 3 रुपया हो सकता है, तो अगर आप थोड़ी सी बारीकी में जाके स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि क्योंकि फ्यूचर्स में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना पड़ता, आप 20% पैसा देकर भी 100 रुपए का माल खरीद सकते हैं, इसलिए बाकी के 80 रुपए पे जो आप नहीं देते उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट जो होता है वो ये 2 रुपया है। तो मान लीजिए जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा मार्केट में तो वो जो 80 रुपया जिस पे आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे वो और बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे ये शायद 2 रुपया 2.2 हो जाए, 2 रुपया 2.5 रुपया हो जाए। तो इसलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कैश में और फ्यूचर में ये जो स्प्रेड होता है 100 और 102 वो शायद 100 और 103 हो जाए। इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली सिचुएशन में आपको आर्बिट्राज में थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा मिलने की संभावना है। हर्ष, किस तरह के निवेशकों को ये दांव खेलना चाहिए आर्बिट्राज फंड में? कविता देखिए बहुत क्लियरली आपको समझना होगा कि आर्बिट्राज फंड्स में आपको एग्जिट लोड्स भी लगता है। तो इसमें कई फंड्स हैं जो 30 डेज का एग्जिट लोड होता है कि अगर आप रिडीम 30 दिन के पहले करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। कई फंड्स हैं जो 7 डेज का पीरियड होता है। सो आपको ये देख के चलना है कि आपको एग्जिट लोड पीरियड के लिए मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है कि नहीं। तो अगर आप 30 दिन के लिए कर रहे हैं, एग्जिट लोड मान लीजिए 30 दिन का है तो, और एग्जिट लोड है 0.25%, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको जो एग्जिट लोड लगेगा वो पूरे 10 लाख पे लगेगा। तो आपको 2,500 रुपया एग्जिट लोड के रूप में लगेगा अगर आप 30 दिन के पहले रिडीम करते हैं। और मान लीजिए इसका रिटर्न जो है वो आपका 3-3,500 हजार रुपए का है और उसमें से आपने 2,500 रुपए एग्जिट लोड दे दिया, तो आपने रियल सेंस में कुछ भी नहीं कमाया। सो ये चीज का एक ध्यान रखना होगा आपको। दूसरा कि आप मिनिमम टेन्योर जो इसका रखते हैं वो एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने तक का वेट करें। सो मिनिमम 1 मंथ एंड अबव का आप रखते हैं तो एक्चुअली यू विल गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट। इसमें डेट में हमेशा से कहता हूं कि इट इज मोर टू डू विद कैपिटल प्रोटेक्शन एंड लिक्विडिटी, कि आप डेट में इन्वेस्ट क्यों करता है कोई इंसान, ये कि वो ऑब्वियसली प्रिजर्व करना चाहता है अपने कैपिटल को और उसमें लिक्विडिटी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जरूरत आने पे निकाल ले। तो आप उसमें रिटर्न मैक्सिमाइजेशन का एटीट्यूड ना रखें कि भाई आपको अगर डेट फंड से सफिशिएंट है, काम हो रहा है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंफर्टेबल है तो डेट पे स्टिक करिए। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा आप ये बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं विच इज कि मिनिमम 30 डेज के लिए रहें आप, और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सूटेबल है कि आप अदरवाइज 30% टैक्स ब्रैकेट में है,
और आर्बिट्राज फंड में क्योंकि 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो शायद आपको उधर थोड़ा फायदा हो रहा है। तो रिटर्न एंड में क्या होता है कि नेट रिटर्न मुझे कितना मिला, तो उसमें आपको थोड़ा फायदा होता है। तो अगर वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तब आप आर्बिट्राज फंड की तरफ देखें। हालांकि रिस्क, अंडरलाइंग रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज फंड में कोई एक्स्ट्रा रिस्क है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने समझाया कि उसका ओपन पोजीशन कुछ भी नहीं रहता, तो आपका इक्विटी या कोई भी ऐसा रिस्क उस फंड में है नहीं। अपनी सहूलियत और अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आर्बिट्राज फंड को पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए। लेकिन अगले मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं जल्दबाजी में अपने फंड से एग्जिट मार जाने वाले लोगों के बारे में। तो कीर्तन, अक्सर हमने देखा है कि अगर बाजार में अस्थिरता हो, इस तरह के उतार चढ़ाव हो, तो एक आम निवेशक जो शायद बाजार की चाल को नहीं समझता हो और शायद बाजार का ट्रेंड फॉलो नहीं करता हो, वो इस तरह की चाल को कि थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाएगा और अपनी फंड की परफॉर्मेंस से परेशान होकर अपने फंड को पोर्टफोलियो से निकाल भी देगा। तो अब इतनी पैनिक सिचुएशन में जल्दबाजी करना क्यों गलत है? क्यों ऐसी स्थिति में अपने फंड में से अगर आप निकलते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है? आई थिंक जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ये चीज के बारे में जरूर बात की थी, क्योंकि ये काफी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो शायद बहुत लेटली मार्केट में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ मार्केट की एक लीनियर मूवमेंट देखी है 2019-20 से लेकर 2021 तक कि मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, 5% गिरता है वापस ऊपर चले जाता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को समझना है कि जब आप इक्विटी में आते हो तो इक्विटी फिक्स्ड इनकम जैसा नहीं है। तो फिक्स्ड इनकम आपको हर साल 6% देगा, तो 3 साल में 18% मिल जाएंगे। पर आपको इक्विटी में क्वाइट पॉसिबल है कि पहले साल 20% मिले, दूसरे साल -5 मिले और तीसरे साल 10% मिले, जबकि आपका एवरेज ऑलमोस्ट उतना ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट में इनहेरिटेंट है, यानी आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो आप वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करेंगे वो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा एवरेज आउट होके रिस्क कम हो जाएगा पोर्टफोलियो में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजों का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, प्रॉबेबली नामुमकिन है काफी लोगों के लिए। तो आप अगर आज ये सोचकर कि मार्केट नीचे जाने वाला है आप बेच दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके से उसे टाइम भी कर पाओगे कि पैसा कब वापस अंदर डालना है, राइट। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। आप शायद टाइम कर पाए कि आज मार्केट गिर रहा है तो मैं आज निकाल लेता हूं, मार्केट शायद आपके बेचने के बाद 5% और नीचे भी चला जाए, पर जब तक आप वापस निवेश करने की कोशिश करेंगे तब तक शायद मार्केट और ऊपर चला गया होगा जिस पॉइंट पे आपने बेचा था। तो टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप लंबे समय तक है तो मार्केट जितना नीचे गिर रहा है और आपके पास और सहूलियत है तो और थोड़ा सा पैसा निवेश कीजिए, जिससे आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए और टाइम मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये दो चीज आप फॉलो कर पा रहे और लंबे समय के लिए 5 साल जितने समय के लिए आप अगर इक्विटी में निवेश करते हो, तो मुझे नहीं लगता क्यों 10-12% या 10-12% तो नहीं, पर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल इक्विटी में। बिल्कुल हर्ष, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, स्टॉक मार्केट में अक्सर कहा जाता है कि जब गिरावट आती है और अगर जब सभी कुछ गिर रहा हो तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं ना वो कम गिरती हैं और यही मौका होता है कि आप अच्छे वैल्यूएशंस देखकर आप पैसे लगा लें। क्या म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब सब कुछ गिर रहा है तो कुछ फंड जो हैं वो कम गिरते हैं और वही वक्त होता है कि आप उन फंड्स में पैसे लगा लें, या अगर आपका उन फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तो यही वक्त है उससे निकल जाने का? अब क्लियरली कविता की अगर आप बात कर रही हैं कि फंड कैटेगरी कोई स्कीम है जो ऐसी कम गिरती है कोई ज्यादा गिरती है, तो ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, स्मॉल कैप्स को हमेशा से हम बोलेंगे कि इट इज मोर वॉलेटाइल, मोर उसमें अगर बढ़त होती है तो भी ज्यादा होती है, गिरता है तो भी उतना ही ज्यादा गिरता है। मिड कैप उससे कम है, लार्ज कैप उससे कम है। सो जो मार्केट सेगमेंटेशन की हम बात करें, वैल्यू फंड्स हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि वो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करें, जिनकी जो पी मल्टीपल या कोई भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स वो एवरेज जो इंडेक्स की मल्टीपल्स है उससे कम होना चाहिए। सो
स्कीम्स ने हर तरीके की, जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने हर तरीके की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करके रखी है। इन्वेस्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से पिकअप कर सकता है कि उन्हें किस तरह की थीम में जाना है और वो किस सेगमेंट में जाके अपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब जो आपका सवाल था वो ये है कि विद इन दोस कैटेगरीज, मान लीजिए 5 लार्ज कैप फंड्स हैं, क्या एक कम गिर रहा है दूसरा ज्यादा गिर रहा है? तो यस, यही फंड परफॉर्मेंस का काम है। मतलब आप जब फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं, आप ये देखते हैं कि बढ़ते हुए मार्केट में क्या उसने एवरेज रिटर्न से बेटर दिया है, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न परफॉर्मेंस दिया है, और जब मार्केट गिर रहा था क्या वो मार्केट से कम गिरा है? ऐसा नहीं है कि वो गिरेगा नहीं, उसकी एनएवी भी गिरेगी, लेकिन अगर मार्केट 10% गिरा है तो क्या मेरे फंड मैनेजर ने 7-8% तक ही गिरा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड गुड परफॉर्मेंस। तो यस, आप सही कह रहे हैं कि मार्केट में हर तरीके की परफॉर्मेंस होती है, हर तरह के फंड मैनेजर्स हैं, हर तरह के आपको रिटर्न्स देखे जाएंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। जो आपका पहला सवाल भी था कि मार्केट से रिडीम तुरंत कर लेना चाहिए कि नहीं, मैं थोड़े दिन पहले एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था जो करीबन 4 महीने से उन्होंने अपना एक छोटा सा कुछ एसआईपी चालू किया था, 5-6 हजार रुपए की एसआईपी शुरू की थी उन्होंने अभी एसआईपी बंद कर दी, 4 महीने हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि किस कारण से आपने एसआईपी बंद की? बोला मार्केट गिर रहा है, तो मैं सोचा अभी एक बार बंद कर दूं, जब मार्केट वापस ठीक हो जाएगा और चलने लगेगा तब मैं एसआईपी वापस शुरू करूंगा। तो कविता, हम 1 दशक हो गए होगी हम इस चीजों में बात कर रहे हैं, आप और मैं, हम 10 साल से हम करीबन इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप 4 महीने पहले एसआईपी शुरू करते हैं और मार्केट गिर रहा है, आप एसआईपी बंद कर रहे हैं और बोलते हैं कि मार्केट जब वापस ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, तो आपका एसआईपी का क्या फायदा हुआ? आप एसआईपी इसी के लिए करते हैं कि मार्केट जब गिर रहा है तो आपको और ज्यादा खरीदने मिले, आप एवरेज करते जा रहे हैं और बढ़ते वक्त आपको पूरी एक्यूमुलेशन पे फायदा होगा। सो इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कविता, कि वो हाफ नॉलेज में है। आज सब जानते हैं इन्वेस्ट करना, आप कोई ना कोई ऐप खोल लेते। फिर मैंने उनसे पूछा आपने स्कीम सिलेक्ट कैसे की और शुरू क्यों की? बोला वो ऐप मैंने एक डाउनलोड किया था, उसमें पास्ट रिटर्न दिखाया, मैंने शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टर गलत सोच के ही मार्केट में आ रहा है, गलत चीजें देख के मार्केट में आ रहा है, फंडामेंटल नॉलेज है ही नहीं, सिर्फ रिटर्न देख के आ रहे हैं, तो ये सारी घबराहट होगी। तो आपके इस शो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले समझिए कर क्या रहे हैं। आप ये मत देखिए कि पास का 1 साल या 2 साल का रिटर्न 20-30% रहा है तो मुझे आगे भी वही मिलेगा। एसआईपी एक जरिया है जिससे आप मार्केट की वैल्यूएशंस को एवरेज करते रहेंगे। हर महीने अगर आप खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो आप खरीद रहे हैं, नीचे जाएगा तो खरीदेंगे, और लंबी अवधि में जब इसका पूरा साइकिल आप 2 या 3 मार्केट के साइकिल्स पूरा करेंगे तब जाके आपको इसका फायदा होगा। तो आपको 8-10 साल इक्विटी में जब तक नहीं रहोगे उसका रियल एडवांटेज मिलेगा ही नहीं। तो ये DIY इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं ना, डू इट योरसेल्फ वाले हैं, वो आधी नॉलेज से मार्केट में आते हैं और फिर ये सिचुएशन होती है जो जिसकी आप आज बात करें कि घबराहट देख के, मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वॉलेटिलिटी इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं था। उनका पैरामीटर इन्वेस्ट करने का सिर्फ ये था कि पास्ट में रिटर्न्स क्या मिला है। तो ये पर्टिकुलरली DIY इन्वेस्टर्स के लिए है जो खुद से करना चाहते हैं और समटाइम्स ये देखते हैं कि भाई पास्ट रिटर्न, पास्ट हिस्टोरिक डेटा या कुछ चीज आपको प्रॉम्प्ट करिए, कोई ऐप आपको नच कर रहा है कि देखो ये स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, आपने इन्वेस्ट कर लिया, तब जाके आपकी ऐसी सिचुएशन होगी जो आज आप बात करें कि मार्केट वॉलेटिलिटी देखते ही पहले रिडीम करके निकल जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो निवेशकों ने पिछले 2 साल 1 साल में पैसे लगाए हैं, मौजूदा जो बाजार की चाल है, और न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है सीखने का। अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो इस तरह का बाजार आपको निवेश के बारे में काफ़ी कुछ सिखाता भी है। और जैसा कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको समझाया कि योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़े, अगर ऐसा करेंगे तो तमाम ट्रिगर जिसकी वजह से बाजार में स्थिरता आपको दिखाई दे रही है उससे आप बच पाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल। लेकिन उस बीच अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो के जरिए करवा सकते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजें। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। हमारे साथ कीर्तन शाह, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर चक्रवर्ती कोलकाता से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? समीर जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। बताइए, आप रिटायर हो चुके हैं सर? हाँ हम रिटायर हो चुके। हाँ हाँ मैं SWP करना चाहता है। हाँ? ठीक है।
SWP करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, क्या वो कि अच्छा होगा? सर बिल्कुल बताएंगे आपको अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि आपने जो अपना निवेश किया हुआ है उसी में से आप SWP करना चाहते होंगे, तो उस निवेश की जानकारी देंगे। रिटायर तो अभी तो हम 60 ईयर्स है। हम रिटायर के बाद थोड़ा हमारा मैंने रुपया मिला। हाँ, ओके, रुपया मिला, इसीलिए वो हमारा मंथली मंथली मेरा इनकम चाहिए। हाँ, बिल्कुल समझ गए जी। इसीलिए हम मैंने SWP और कुछ हम सोचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको SWP का प्रोसेस समझना है कि ये कैसे और कुछ। हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर योजना है ना, वो हम किया है। अच्छा, हाँ, 15 लाख रुपया। अच्छा, हाँ, किया है। और हमारा कुछ चाहिए मंथली इनकम, इसलिए हम ठीक आपको पास है। ठीक है, तो कीर्तन शुरुआत करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की समझाइश के साथ। मेरे ख्याल से बारीकी से आप इनको बताएं कि किस तरह के निवेश में से ये SWP लागू करके अपने लिए जो रेगुलर इनकम इनको चाहिए एवरी मंथ वो मिल सकेगी। कविता जी, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा नॉन पॉपुलर एडवाइस देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कैपिटल मार्केट से ज़्यादा यूज टू नहीं है या आपने कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स पास में नहीं कर रखी है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा नॉन पॉपुलर है, पर सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जितना पैसा आप रोक सकते हो उतना रोक लेना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या जैसे समीर जी ऑलरेडी खुद बोल रहे थे प्रधानमंत्री व्याया वंदना योजना, मुझे ऐसा लग रहा है ये दो प्रोडक्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा नॉन पॉपुलर है, पर आपको डेफिनेटली पैसा हो सकता है उतना रोक देना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करना चाहिए। अब SWP में काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस, डिस्कशन सोशल मीडिया पे की जाती है, तो मैं 4 चीज़ें समीर जी को बताना चाहूँगा जो SWP करते वक्त उन्हें डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो समीर जी, आप जब भी SWP करें तो SWP को डेट फंड के द्वारा करें, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड के द्वारा मत कीजिए, क्योंकि दोनों में इक्विटी का कंपोनेंट है और वो मार्केट के हिसाब से आपके प्रिंसिपल को ऊपर नीचे करता रहेगा। क्वाइट पॉसिबल के मार्केट्स नीचे चले गए और आप विड्रॉ करते जाएंगे तो आप प्रिंसिपल में ईट कर लेंगे थोड़ा सा आपका। तो पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट सजेशन है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट में भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। आप मनी मार्केट फंड्स जैसे फंड्स में पैसा रखिए, या मैक्सिमम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा रखें और उसमें से SWP करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्रेडिट रिस्क फंड, उन सब में ना जाइए, क्योंकि उसमें काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है जो आप शायद आज प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि इन्वेस्टर्स करते ही है कि आप पैसा लगाते हो और इमीडिएटली अगले महीने से आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें से पैसा निकल जाए। इसकी वजह से प्रिंसिपल में डिप होना काफी पॉसिबल है, क्योंकि डेट मार्केट्स आजकल काफी वॉलेटाइल है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले डेट फंड्स में पैसा रखिए, उसे 1 साल तक कुछ भी विड्रॉ मत कीजिए, उस पैसे को थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, वो जितना भी थोड़ा सा ग्रो हो, उस थोड़े से ग्रोथ के बाद आप उसमें से विड्रॉवल स्टार्ट कीजिए। मोर और लेस अगर आपकी विड्रॉवल अमाउंट सफिशिएंट है तो शायद आप कैपिटल में या आपके प्रिंसिपल में कभी डिप नहीं करेंगे। आपका विड्रॉवल आपके इनकम से कम होना चाहिए, ये रूल बेसिक है और इसे आपके ध्यान में रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको 0.5% से ज्यादा मंथली विड्रॉ करना चाहिए। तो ये 4 चीज को ध्यान में रखकर SWP कीजिएगा। चलिए समीर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक भगवान दास जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से संपर्क टूट गया है, लेकिन हर्ष, इनका सवाल आपके पास होगा। इनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए 15 साल के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए और 18,000 रुपए ये जो है 8 फंड में लगा रहे हैं पिछले 1 साल से। बताएं। सो कविता, यस, 18,000 रुपए के लिए पहली बात आपको 8 फंड्स की जरूरत नहीं है, और उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलर कैटेगरी के फंड्स हैं।
सो मेरा सुझाव ये चीज के लिए रहेगा कि थोड़ा पोर्टफोलियो पहली बात कंसोलिडेट करें, क्योंकि कविता आगे जाते हुए हम देखते हैं कि जितने ज्यादा फोलियोज, जितने ज्यादा अलग फंड हाउसेस, आपको अगर कोई भी चेंजेस करनी है तो केवाईसी तो आपके सेंट्रल लेवल पे होता है, लेकिन बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है या कोई भी चीज है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स है, अब आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको खुद से मैनेज करनी होती है। तो व्हाई हैव सो मेनी स्कीम्स? जब आपका काम अगर 5-6 स्कीम से हो जाता है तो आप क्यों इतनी सारी स्कीम्स लेके अपने पोर्टफोलियो में जबरदस्ती अपना काम बढ़ा रहे हैं और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। सो पोर्टफोलियो आप कंसोलिडेट करें। इनकी जो 8 स्कीम्स हैं उनमें से 4 मैं पिकअप कर लेता हूं, तो कंटिन्यूटी रहेगी, इन्हें नया कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा अपने एलोकेशंस को रीशफल करना है। सो इनके पास पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है जहां वो 3000 अभी कर रहे हैं, उसकी जगह ये 6000 कर दें उसमें। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में अब फ्रेश 6000 करेंगे, पहले का जो इनका इन्वेस्टमेंट है 2000 पर मंथ है। मेरा लार्ज कैप में 3000 और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में 3000। तो इनका 18000 रुपए जो है वो इन 4 फंड्स में जमा हो जाएगा और ये पर्पस पूरा हो जाएगा। इन्हें कुछ 8 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। बाकी स्कीम्स में जो आप बंद करने की मैं बात कर रहा हूँ कि एसआईपी अब फ्रेश ना करें, उसमें से भी चाहें तो अभी सारा रिडीम करके इन 4 स्कीम्स में ही प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट कर लें, तो इनकी कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा। जहां तक सवाल है कि अगर इनका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा अगर 15 साल बाद, जी हाँ, अगर हम 14% का अनुमान लगाते हैं तो इनका 15 साल बाद रादर ये 18,000 रुपए से इनका 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो इकट्ठा हो जाएगा। सो कंसोलिडेटेड वे में सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन्ड मैनर में अगले 15 साल तक इन्वेस्ट करें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं और अजय जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मैडम दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में। बहुत बढ़िया, बताएं सर कैसे सहायता करें? मैडम मेरा सहायता ये है कि मैं पब्लिक सेक्टर में काम करता हूँ, चीफ मैनेजर हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। मेरी रिटायरमेंट है जुलाई में। अच्छा। तो मेरा ना एनपीएस खोला हुआ है। मेरी एनपीएस की वैल्यू जो भी बन रही है लगभग 4,80,000 है। अच्छा। और उसमें 5 लाख तक, अगर 5 लाख से कम हो कॉर्पस तो पूरा निकाल सकते हैं। और मेरे को जो अपने ऑफिस से पेंशन भी लगभग 70,000 के अराउंड मिल जाएगी आफ्टर कम्यूटेशन। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे को एनपीएस कंटिन्यू करना चाहिए या उसमें विड्रॉ करा लेने चाहिए पूरे पैसे? क्योंकि उसमें क्या है, अगर 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो कंपल्सरली हमें 60% शायद उसमें कम्यूट करा के, बाकी की हमें कंपल्सरली हमें उसको एन्युटी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन अगर एन्युटी लेंगे तो एन्युटी का रेट बहुत कम है और मेरा पर्पस कुछ बहुत ज्यादा एन्युटी लेने का नहीं है। तो वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दिस एनपीएस, क्योंकि 75 साल तक शायद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बस मैं ये राय लेना चाह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 50,000 रुपए हर साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। सवाल आपका बहुत अच्छा है। बाकी तमाम दर्शक जो एनपीएस को लेकर असमंजस में रहते हैं उनको भी सलाह मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले अजय जी मुझे बताइए जुलाई के बाद क्या प्लान है? जुलाई के बाद तो मैडम अभी तो कुछ सोचा नहीं है। घूमना फिरना क्या होगा रिटायरमेंट के बाद? आप मैं तो यूरोप जा रहा हूँ मैडम, फैमिली के साथ। वैसे 14 अरे बहुत बढ़िया। तो मुझे बताएं, टिकट विकेट तो बुक हो गई होगी? हाँ, मेरी बुक हो गई है, मैंने थॉमस कुक से कराया अपना पूरा। अच्छा, तो आपने क्या ये निवेश किए थे पैसे? इसके लिए भी प्लानिंग की होगी आपने इसके लिए? मैडम मेरे पास है फंड्स, बहुत मिलेगा, एलआईसी से बहुत मिल जाएगा हमें। 37 साल की नौकरी हो जाएगी एलआईसी से। चलिए, बहुत बढ़िया। कीर्तन, ये तो देखिए अभी जा रहे हैं यूरोप ट्रिप पर रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उससे पहले अब एनपीएस में इनको अपना निवेश देखिए जारी रखना है, बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कविता जी, अजय जी बहुत क्लियर है, उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर खुद है। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें एनपीएस को कंटिन्यू करके एन्युइटी में कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो जैसे उन्होंने खुद ने हाईलाइट किया, एन्युइटी जो रेट्स है, इट इज नॉट रियली अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे नहीं पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है पर मंथ पोस्ट रिटायरमेंट, पर जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, आई थिंक 65-70,000 पेंशन उन्हें ऑलरेडी मिलने वाली है। मुझे नहीं पता कि ये सफिशिएंट है, इनफ है, पर जितनी जानकारी अजय जी ने ऑलरेडी अभी कॉल पे दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रिटायरमेंट पे काफी सारी जगहों से पैसा आने वाला है, और फिर वो पैसा भी अच्छी तरीके से निवेश किया जाए तो आपको जो अगर गैप ब्रिज करना है
आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बीच से और जो पेंशन मिल रही है उसमें आई थिंक आपके पास जो पैसा आएगा उससे अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो वो गैप ब्रिज हो जाएगा। तो एनपीएस को मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कंपलसरी आगे जाकर एन्युइटी लेनी पड़ेगी तो एन्युइटी ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। एक सवाल यहाँ पे कीर्तन, अगर मान लेते हैं कि ये एनपीएस से पैसे नहीं निकालते हैं लेकिन निवेश भी अपना बंद कर देते हैं, तो क्या सबसे पहले तो ये मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो क्या इनके पैसे ग्रो होंगे, घटेंगे 75 साल तक जिस तरह से इन्होंने अपनी स्कीम या चॉइस को अपनाया होगा? वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करने पर उन्हें स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, और पर वो लॉजिकल नहीं है कविता जी टू स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि आज अगर वो वहां से पैसे निकाल लेते हैं राइट, तो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस है जहां पर वो प्रोबेबली इस रेट से बेटर निवेश कर पाएंगे, पर ये प्रोबेबली डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। जितना मैं समझ पाया हूँ अजय जी के डिस्कशन के हिसाब से ये काफी छोटा सा पोर्शन है वर्सेस उनको जो और रिटायरमेंट कॉर्पस मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कंटिन्यू करके कोई भी एडिशनल एडवांटेज ले पाएंगे इस प्रोडक्ट से। अजय जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैंने यही इसीलिए मैंने ना इसको 5 लाख तक इसको मैं मैंने इस साल भी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने 20,000 रुपए डाले, मैं हर साल 50,000 डाल रहा था। हाँ, वो इसलिए कि भाई मेरा 5 लाख एक्सीड ना करे, तो बस मेरा पर्पस यही था। मेरे को काफी पैसा मिलेगा, वो तो इन्वेस्टमेंट से भी मेरे को कुछ इनकम हो जाएगी, एन्युटी मैंने कुछ और भी ले रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट अजय जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ते हैं, श्याम कुमार जी फोन लाइन पर हैं। श्याम कुमार जी, हेलो। श्याम कुमार जी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है, बताएं आवाज आ रही है। मैं इंदल कुमार श्यामपुर बोल रहा हूँ। जी सर। मेरी एज अभी 35 है। मेरा 4 SIP है, एक आदित्य बिरला और सुंदरम का और एक ICICI का, और एक मैडम इंफॉर्मेशन भेजा हुआ, एक का ध्यान नहीं आ रहा है। सब ये आदित्य बिरला में 1,000 रुपए पर मंथ है, सुंदरम में 2,000 और ICICI में 1,000, और एक का ध्यान में नहीं है, एक में 1,000 रुपए है। तो मुझे 20 साल तक 3 करोड़ जमा करना है उसमें, तो कितना क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फंड ये सुटेबल है, इसके लिए इंफॉर्मेशन होना था। टाटा डिजिटल फंड में 1500 कर रहे हैं ना आप? ठीक है, टाटा डिजिटल फंड है ना आपके पास अभी भी? हाँ 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 ठीक है। हाँ टाटा डिजिटल, हाँ सॉरी। तो 23 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है और 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको 23 साल के बाद, है ना? हाँ हाँ। चलिए, कब से कर रही है निवेश? मैडम अभी सुंदरम की अभी 3-4 साल हो गए, उसमें ऑलरेडी अभी 1.5 लाख के पास अमाउंट है उसमें जमा, सुंदरम वाला। ICICI में अभी 3-4 महीने हो गए। आदित्य बिरला में 70-80 हजार रुपए है उसमें ऑलरेडी। और ये ABSL की कौन सी स्कीम है आपके पास? ABSL की कौन सी स्कीम है? आदित्य बिरला ब्लू, आदित्य बिरला का भेजा हूँ मैडम, उसमें मैंने जो इंफॉर्मेशन जो हाँ उसमें स्कीम का नाम नहीं यहाँ पर मेंशन्ड है। टाटा डिजिटल इंडिया है और ICICI प्रो का टेक्नोलॉजी फंड है। चलिए ठीक है। हर्ष बताएं। यस, तो जो श्याम जी की जो क्वेरी है वो बहुत सिंपल है कि मैं 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या 23 साल बाद मुझे 2 करोड़ मिलेगा? सो अनफॉर्चुनेटली श्याम जी नहीं हो सकता। 6,000 रुपए से आप 23 साल में 2 करोड़ तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक अनुमान भी लगाएं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में हम अगर 12% 14% के आसपास अनुमान लगाएं तो करीबन ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास तक का राशि बन सकती है। तो आपको अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आपको क्लियर कैलकुलेशन है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल करना होगा। और आपके पोर्टफोलियो पे अगर हम आते हैं, जितना मैं आपके सवाल से समझाऊं, क्योंकि आपको स्कीम के नाम भी इतनी क्लियरली पता नहीं थे, बहुत ये श्योर है कि आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद आप सेक्टर फंड्स जो आपने IT सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा डिजिटल इंडिया और ICICI टेक्नोलॉजी फंड, ये शायद वो सेक्टर को आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली आप अगर स्कीम का नाम भी आपको याद नहीं है तो आप सेक्टर को ट्रैक कैसे करेंगे? सो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। इसीलिए क्योंकि
आपको ये समझना होगा कि इक्विटी मार्केट इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं कि भाई आईटी सेक्टर ने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया तो आगे भी ऐसा देगा, ऐसा नहीं होता। तो जहां तक पॉसिबल है आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन आप अगर 2 डिजिटल फंड भी रख रहे हैं, कोई कारण से आपने इन्वेस्ट किया होगा, कोई या तो रिटर्न देखा होगा या किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा, अगर आप 2 टेक्नोलॉजी फंड भी रख रहे हैं तो सिर्फ हम अगर इन 2 फंड्स को कंपेयर करें तो इनके जो ओवरलैप है वो करीबन 85% का ओवरलैप है। तो मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट कि दोनों फंड्स में जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है वो लगभग 85% सेम टू सेम है। तो आपको 2 अलग अलग स्कीम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी एक स्कीम दोनों में से आप रिटेन करें, लेकिन उससे पहले का एक और मैं एक कदम वापस पीछे जा रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि एक बार एक पोर्टफोलियो फिर से किसी से रिव्यू करवाइए, जिसमें सिर्फ इसी में कंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए। 6,000 रुपए है, 1 या 2 स्कीम करेंगे उसमें भी काम हो जाएगा। सो आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, आप लार्ज कैप ओरिएंटेड या फ्लेक्सी कैप फंड्स लीजिए, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो सलाह मैं आपको ये दे रहा हूँ, जहां तक हो सके आप दोनों डिजिटल फंड से निकल जाएं। अगर रखना चाहें तो कोई भी एक रखें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में डिवाइड करके कर दें। आपको चाहिए तो नाम भी बता दूं मैं आपको, एबीएसएल में आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, उसमें आप 3,000 करें और एक फ्लेक्सी कैप आप जोड़ लें, या सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप चल रहा है आपको उसे कंटिन्यू कर लें। तो इन 2 फंड्स में आप अपना पूरा पैसा डिवाइड करें तो ज्यादा बेटर। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर विस्तार से तमाम जानकारियाँ दी हैं। जो बदलाव करने को कहे गए हैं बदलाव कीजिएगा, अपने निवेश को बढ़ाइएगा और हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की भी सलाह आपको दी जा रही है। कीर्तन, हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनके आर्थिक लक्ष्यों तक उनको पहुँचाने में आपने सहायता की। इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक पहुँचते रहेंगे। आपका सवाल चाहे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जुड़ा हुआ हो, कुछ नहीं करना है आपको। अपना सवाल चाहें तो लिखित रूप में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो वीडियो आप भेज सकते हैं इस नंबर पर। हम वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।